हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो गाइस, बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड ऑलरेडी मैं 3 लेक्चर पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें हम लोग अमाइनो एसिड्स के बारे में कंप्लीटली डिस्कस किए हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एंड सम ट्रिक्स के बारे में भी डिस्कस किए हैं, राइट। तो आपको पहले उस वीडियो को कंप्लीट देखना पड़ेगा। जो बच्चे अभी तक नहीं देखे, पहले जाओ और उस वीडियो को कंप्लीट करो, फिर उसके बाद आना प्रोटीन स्ट्रक्चर में। और इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं बायोलॉजी फ्रेंड्स, तो अभी सब्सक्राइब करो और लाइक शेयर कमेंट में कोई भी कमी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर से रिलेटेड। और जो बच्चे, आपका जो फ्रेंड्स है या सब आपका जो सीनियर्स जूनियर्स होते हैं, उनको भी शेयर करो, फ्री में मिल रहा है कंप्लीट सेशन और प्रिपरेशन। तो और किस बात का देरी है। और इसके बाद हम तो थ्योरी पढ़ लेंगे यहाँ पे, फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा मैं आपको डिस्कस करवाने वाली हूँ टेलीग्राम पे। तो पहले इसके साथ साथ यहाँ पे कंप्लीट करो वीडियो, फिर टेलीग्राम पे जाओ और टेलीग्राम में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो जल्दी ही टेलीग्राम ज्वाइन करो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूंगी। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो इससे पहले हम अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़े हैं, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा था और उसका प्रॉपर्टीज क्या क्या थे। 22 अमीनो एसिड जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड थे, ये सारे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अभी देखेंगे वो 22 अमीनो एसिड कैसे प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट होते हैं, कैसे इनकॉर्पोरेट होते हैं वो नहीं पढ़ेंगे, कैसे एक दूसरे के साथ अटैच्ड होकर प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं वो बनेंगे, ठीक है। तो दो अमीनो एसिड अगर अगर 2 अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है। 2 अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या था, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर था। सॉरी, अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। और यहाँ पे R ग्रुप रहता है, और यहाँ पे कौन सी ग्रुप रहता है, NH3 प्लस ग्रुप, और यहाँ पे COO माइनस ग्रुप रहता है ना। ये आपका अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। अगर फ्री अमीनो एसिड देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है। बहुत ही गंदा दिख रहा है, ओके। तो अमीनो एसिड में दो अमीनो एसिड जो अटैच्ड होते हैं, कैसे अटैच्ड होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे अभी। 2 अमीनो एसिड्स मॉलिक्यूल्स कैन बी कोवैलेंटली जॉइंट थ्रू a substituted amide linkage to yield a dipeptide formed by the removal of water, which is called condensation process, from alpha carboxylic group of one amino acid and alpha amino group of the another amino acid, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अमीनो एसिड आपको दिख रहा है। तो ये अमीनो एसिड का ये हो गया आपका अल्फा कार्बन, ओके। ये हो गया आपका अल्फा कार्बन। और इस अमीनो एसिड, ये फर्स्ट अमीनो एसिड है और ये सेकेंड अमीनो एसिड है। इन दोनों मिलके भी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। बहुत सारा अमीनो एसिड मिलके अभी प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। तो पहले हम देखेंगे ये फर्स्ट अमीनो एसिड और ये सेकेंड अमीनो एसिड कैसे अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट अमीनो एसिड का ये है अमाइनो ग्रुप, और ये उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये उसका अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अल्फा अमीनो ग्रुप, क्लियर। और आर ग्रुप यहाँ पे है। और ये सेकेंड अमीनो एसिड जिसका यहाँ पे रहता है अल्फा अमीनो ग्रुप, और ये अल्फा कार्बन, और ये अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। दो अमीनो एसिड एक दूसरे के पास आते हैं क्लोज प्रॉक्सिमिटी होने के बाद। फर्स्ट अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक का OH ग्रुप, और आपका सेकेंड अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप का H प्लस ग्रुप, ये दोनों मिलके कंडेंस होके एक दूसरे के साथ कंडेंस होके यहाँ पे वाटर रिमूव हो जाएगा। और इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस, वाटर रिमूव होता है। तो यहाँ पे कौन कौन इन्वॉल्व हो रहे, फर्स्ट अमीनो एसिड का अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड सेकेंड अमीनो एसिड का अल्फा अमीनो ग्रुप, ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। तो अगर दो अमीनो एसिड ऐसे अटैच्ड होते हैं, उसका फर्स्ट अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप फ्री रहेगा और उसका अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में OH एंड सेकेंड अमीनो एसिड का अल्फा अमीनो ग्रुप का H प्लस एक दूसरे के साथ कंडेंस होके और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के थ्रू एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन के साथ और अल्फा अमीनो ग्रुप का N ग्रुप के साथ एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो इसे बोलते हैं हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड और अमाइड बॉन्ड भी बोलते हैं, नॉट ओनली पेप्टाइड बॉन्ड, अमाइड बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है।
तो ये कौन सी प्रोसेस हो गया? कंडेंसेशन प्रोसेस। ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी कि जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन सी प्रोसेस होता है, हाइड्रोक्सिलेशन, कंडेंसेशन, डिहाइड्रोसिलेशन या ऐसे कार्बोक्सिलेशन, ऐसे बहुत सारा प्रोसेस रहेगा, तो आपको उसमें चूज करना पड़ेगा कंडेंसेशन प्रोसेस। ये सिंपल है। देन पेप्टाइड बॉन्ड का क्या प्रॉपर्टीज है वो हम लोग देखेंगे। तो पेप्टाइड बॉन्ड में कौन कौन इन्वॉल्व था अभी देखे हम लोग। अल्फा कार्बन, ये है अल्फा कार्बन, और ये अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये है नाइट्रोजन, ये एक दूसरा अमाइनो एसिड का अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये आर, ठीक है। और यहाँ का सर यहाँ पे इसका आर ग्रुप, और यहाँ पे इसका हाइड्रोजन, और ये आपका अमीनो ग्रुप, राइट। ये दो अमीनो ग्रुप है, दो अमीनो एसिड है, फर्स्ट और ये सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड में जो अमीनो ग्रुप अमीनो एसिड है, इन दोनों का लिंकेज को क्या बोलते हैं हम लोग? इन दोनों का लिंकेज को क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं और अमाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो इनमें से ये जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, नाइट्रोजन के पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर रहता है और ऑक्सीजन के पास भी एक एक्स्ट्रा लोन पेयर है, ठीक है। ये समझ में आ गया? ओके। तो ये थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, पहले बता देती हूँ कि इट इज ए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पेप्टाइड बॉन्ड इज ए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कहाँ पे आया ना, यहाँ पे जो लोन पेयर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से लोन पेयर प्रेजेंट रहता है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो कर रहा है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक दूसरे के ऐसे मूव करते रहते हैं। इस इलेक्ट्रॉन मूविंग को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस। इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस। इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल से, एक एटम से दूसरे एटम को मूव करेगा, ठीक है। इसके वजह से यहाँ पे एक तो बॉन्ड पहले था और इसकी वजह से और एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से पेप्टाइड बॉन्ड हो गया आपका पार्शियल डबल बॉन्ड, और उसका एक पर्टिकुलर लेंथ रहता है 0.145 nm ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस। तो गाइस आप लोग पढ़े होंगे बेंजीन रिंग में, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के बारे में पढ़े होंगे। अमाइनो एसिड में जो ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड आपका फिनाइल एलानिन, ये तीनों अमाइनो एसिड है जिनमें क्या रहता है, जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, और इसमें इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस होता है। तो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस की वजह से क्या होगा? ये एब्जॉर्बेंस शो करता है। वैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड भी एब्जॉर्बेंस शो करेगा फार यूवी लाइट रेंज में, 190 to 210 nm में एब्जॉर्बेंस शो करता है। उसके साथ साथ क्या है, इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस की वजह से इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है और इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ये पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है, इसकी वजह से वो 40% डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करेगा। 100% डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं है, मूव कर रहा है, एक से दूसरे को मूव कर रहा है। तो वही है रीजन 40% डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड सो पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज। एंड पेप्टाइड बॉन्ड इज ए प्लानर पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। प्लानर क्यों है, ये मैं आपको एक फिगर दिखाती हूँ। ये आपको दिख रहा होगा, पेप्टाइड बॉन्ड जो है प्लेन में प्रेजेंट रहता है, एक पर्टिकुलर प्लेन में प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड इज ए प्लानर। एंड पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर क्यों है? पोलर उसी को बोलते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस है, जिस इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस की वजह से पेप्टाइड बॉन्ड आपका हो जाएगा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, नॉट सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। एंड इट इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर हम लोग नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड को देखेंगे और पेप्टाइड बॉन्ड को कंपेयर करेंगे, तो दोनों में कंपैरिजन अगर होगा तो पेप्टाइड बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और कोवैलेंट बॉन्ड उससे थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग होगा, ड्यू टू पार्शियल चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस, ठीक है। ये हो गया पेप्टाइड बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पार्शियल डबल बॉन्ड क्यों होता है एंड पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, एंड उसका जो लेंथ है 0.145 nm पेप्टाइड बॉन्ड का लेंथ होता है, और वो थोड़ा एब्जॉर्बेंस भी शो करता है 190 to 210 nm में। नेक्स्ट हो गया आपका व्हाई पेप्टाइड बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कोवैलेंट बॉन्ड। ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि पेप्टाइड बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड से क्यों स्ट्रॉन्ग है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड एंड प्लानर कोवैलेंट बॉन्ड। ये क्वेश्चन आया है कि पेप्टाइड बॉन्ड का नेचर क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, नेगेटिव कोवैलेंट बॉन्ड या पॉजिटिव कोवैलेंट बॉन्ड, ऐसे करके क्वेश्चन आया, तो आंसर होगा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो पेप्टाइड बॉन्ड तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, प्लानर एक प्लेन में प्रेजेंट रहता है,
तो ये हो गया पेप्टाइड बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दो अमाइनो एसिड मिलके फॉर्मेशन किए पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ मिलके पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन किए, तो दोनों मिलके क्या फॉर्मेशन हुआ, ये डाइपेप्टाइड। तो डाइपेप्टाइड मीन्स, इसमें बच्चों कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों का, डाइपेप्टाइड मीन उनको लगता है कि दो पेप्टाइड बॉन्ड है, नहीं, दो पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होता है, दो अमाइनो एसिड एक पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डाइपेप्टाइड, और दो अमाइनो एसिड एक पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है। थोड़ा देख लेंगे हम लोग सीस एंड ट्रांसपेप्टाइड, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो एकदम से ऐसे स्ट्रेट रहेगा ना, डबल बॉन्ड एकदम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन और पैक्ड होके रहेंगे, तो एक दूसरे को हिला नहीं पाएंगे, मूव नहीं कर पाएंगे, वो बॉन्ड जो है वो मूव नहीं करेगा, मूव नहीं करता है, बस टू टाइप का मूवमेंट होगा, इधर वो 0 डिग्री में कांस्टेंट रहेगा वो आपका, और आपका 180 डिग्री मूव करेगा, ऐसे करके ऐसे कर लेता है, ये आपका ऐसे रहता है। इन दोनों कन्फर्मेशन से किसी एक कन्फर्मेशन में वो स्टेबल रहता है पेप्टाइड बॉन्ड आइदर, और उसी बॉन्ड एंगल को बोलते हैं हम लोग ओमेगा, कि उसी बॉन्ड एंगल को क्या बोलते हैं, ओमेगा। तो ओमेगा जो और पेप्टाइड बॉन्ड एंगल आपका आइदर 0 डिग्री हो सकता है या आपका 180 डिग्री हो सकता है, इससे अलावा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो डबल बॉन्ड है, स्टेबल बॉन्ड रहता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड रोटेट नहीं कर पाएगा, ऐसे कॉन्स्टेंटली रोटेट नहीं कर पाता है, आइदर ऐसे रहेगा या ऐसे रहता है, तो 180 या 0 डिग्री में रहता है ओमेगा पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो अगर हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड को देखेंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा पेप्टाइड बॉन्ड तो रोटेट नहीं कर सकता है, लेकिन उसके आसपास जो बॉन्ड है, जैसे कि यहाँ पे ये पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, मान लो ये सही डबल बॉन्ड ओवर एन एंड एच आर एच, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, आई थिंक आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, तो मैं थोड़ा बता देती हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ा इरेज कर लेती हूँ, शायद ये मेरे पीछे आ रहा है इसलिए नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा आपको, ओके। तो जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड का स्ट्रक्चर कैसा है, पेप्टाइड बॉन्ड कुछ ऐसा रहता है ना, सी डबल बॉन्ड ओ और एन, यही आपका पेप्टाइड बॉन्ड है, और इसके चारों तरफ जो बॉन्ड रहता है आर एच और ये सी ओ ओ माइनस, और यहाँ पे जो अल्फा कार्बन रहेगा इसके पास एच सी ओ ओ माइनस, सॉरी सी आर, और आपका यहाँ पे NH3 प्लस ग्रुप रहता है, यही है टू डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड का स्ट्रक्चर यही है। और पेप्टाइड बॉन्ड आपका रोटेट नहीं कर पाएगा, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा जो इसके आसपास जो बॉन्ड है वो रोटेट करते हैं, ठीक है। तो आसपास बॉन्ड कौन हो गया, कार्बन एंड कार्बोक्सिलिक, अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन एंड अल्फा कार्बन के बीच जो ये बॉन्ड है ये रोटेट कर सकता है, ये रोटेट कर सकता है, और आपका यहाँ पे जो ये बॉन्ड है ये रोटेट कर सकता है, ठीक है। एन एंड अल्फा कार्बन के बीच जो बॉन्ड है ये रोटेट कर सकता है, और इन दोनों के बॉन्ड जो बॉन्ड को बोलते हैं पाई बॉन्ड, और इन दोनों के बीच जो बॉन्ड को बोलते हैं साई बॉन्ड, ठीक है। तो ये आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आपका जो सीस एंड ट्रांसपेप्टाइड में आपको बताने वाली हूँ कि जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड आइदर 0 डिग्री होकर रह सकता है या आपका 180 डिग्री में, ये कांस्टेंट मूव नहीं करेगा, आइदर एक फॉर्म में 0 में रहेगा या 180 डिग्री में रहता है, ठीक है। अगर इन पेप्टाइड बॉन्ड में से देखो यहाँ पे रोटेशन हो गया, अगर एक ये एक अमाइनो एसिड है, फर्स्ट अमाइनो एसिड, और ये सेकेंड अमाइनो एसिड, अगर इन दोनों में, दोनों का जो आर ग्रुप है, फर्स्ट अमीनो एसिड का आर ग्रुप एंड सेकेंड अमीनो एसिड का आर ग्रुप अगर एक ही प्लेन में रहते हैं, नहीं रहते हैं, अगर एक ही प्लेन में रहते हैं तो उसे बोलेंगे सिस कन्फर्मेशन, अगर एक ही प्लेन में नहीं रह के ऑपोजिट प्लेन में रहते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांस कन्फर्मेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिस एंड ट्रांस पेप्टाइड क्या होता है, सिस मींस सेम डायरेक्शन में दो आर ग्रुप रहेंगे, मतलब एडजेसेंट अमाइनो एसिड जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, उन दोनों का जो आर ग्रुप अगर सेम प्लेन में है तो उसे बोलेंगे सिस, अगर ऑपोजिट प्लेन में है तो उसे बोलेंगे ट्रांस, ठीक है। तो सिस तो जनरली देखा गया है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होता है वो ट्रांस बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। वाई ट्रांस बॉन्ड फॉर्मेशन करने का रीजन क्या है, सिस में क्या दिक्कत हो गया इन लोगों को, क्योंकि जो आर ग्रुप होता है, अमीनो एसिड का जो आर ग्रुप रहता है वो थोड़ा लार्ज होता है, लार्ज की वजह से यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, मतलब इजीली एक मतलब प्लेन में वो नहीं रह पाएंगे स्टेबल होके, इसकी वजह से रोटेट कर जाएंगे, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड रोटेट करेगा 180 डिग्री में और वो प्रोड्यूस होगा
ट्रांस पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, मतलब ट्रांस पेप्टाइड ट्रांस स्टेट में रहता है, ठीक है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जो पेप्टाइड बॉन्ड इस डायरेक्शन में था एंगल करके, सीस के केस में क्या होता है, सीस में देखा गया है कि जो मोस्ट पेप्टाइड बॉन्ड वो ट्रांस फॉर्म में रहता है। वाई? क्योंकि सिस फॉर्म में आपका दो आर ग्रुप एडजेसेंट अमीनो एसिड का आर ग्रुप एक दूसरे के पास पास नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा होता है आर ग्रुप का स्ट्रक्चर, तो स्पेस कम की वजह से वो नहीं रह पाते, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं 180 डिग्री मूव करके, ठीक है। इसलिए आपका मोस्ट कॉमन पेप्टाइड बॉन्ड आर ट्रांस बॉन्ड। ओनली प्रोलिन के केस में क्या होगा, प्रोलिन एट इट्स एंड टर्मिनस कैन फॉर्म सिस पेप्टाइड बॉन्ड बिसाइड्स ट्रांस पेप्टाइड बॉन्ड। प्रोलिन में क्या होता है, ये आपको प्रोलिन दिख रहा होगा, प्रोलिन में क्या होता है, उसका जो एन है अमीनो ग्रुप रहता है प्रोलिन में, है ना, प्रोलिन में इम्यूनो ग्रुप रहता है, तो इसका जो इम्यूनो ग्रुप है वो फ्री नहीं होता है, वो आर ग्रुप के साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो फ्री नहीं होने की वजह से वो कौन से फॉर्म में रहता है, सिस फॉर्म में रहता है, क्योंकि आर ग्रुप की वजह से ट्रांस एंड सिस में डिफरेंस आ रहा था ना। तो लेकिन प्रोलिन में क्या होता है, उसका आर ग्रुप उसका इम्यूनो ग्रुप के साथ अटैच्ड है, इसलिए वो सिस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा और ट्रांस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूंगी कि अगर प्रोलिन है, ठीक है, प्रोलिन है, एक अमाइनो एसिड है और फिर प्रोलिन, फिर और दूसरा अमाइनो एसिड, तो यहाँ पे जो प्रोलिन है, प्रोलिन का सिस कन्फर्मेशन कौन सी साइड में फॉर्मेशन होगा, उसका एन साइड पे, क्योंकि अमीनो ग्रुप आर ग्रुप के साथ उसी साइड में अटैच्ड है, तो एन साइड मतलब इस साइड में आपका सिस कन्फर्मेशन होगा, और इस साइड में उसका मतलब प्रोलिन का राइट साइड में सिस कन्फर्मेशन होगा और प्रोलिन की लेफ्ट साइड में ट्रांस कन्फर्मेशन होगा। वाई? ये क्यों होता है, क्योंकि आपका जो अमीनो एसिड है, ये मान लो एक चेन अमीनो एसिड का चेन है और यहाँ पे प्रोलिन प्रेजेंट है, तो ये उसका एंड होता है, क्योंकि फर्स्ट अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप फ्री रहता है, इसलिए वो एंड है। मैं दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पे दो अमीनो एसिड का यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ है पेप्टाइड बॉन्ड जो फॉर्मेशन हुआ है दो अमीनो एसिड के बीच, तो देखो फर्स्ट अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप फ्री है, इसलिए वो एंड होता है। तो प्रोटीन का फर्स्ट अमीनो एसिड जहां से स्टार्ट होता है मतलब स्टार्टिंग में, वो आपका एन टर्मिनल बोलते हैं, एन टर्मिनल और एन एंड बोलते हैं, और लास्ट अमीनो एसिड को बोलते हैं, लास्ट अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री रहता है, इसलिए वो सी एंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो प्रोलिन से रिलेटेड देख रहे थे, प्रोलिन के बारे में बोल रहे थे, तो प्रोलिन का एन टर्मिनस जो है वो आर ग्रुप के साथ अटैच्ड है, ठीक है, आर ग्रुप के साथ अटैच्ड है, तो यहाँ पे प्रोलिन जो है अपना सिस कन्फर्मेशन राइट पोजीशन में शो करेगा, क्योंकि यहाँ इसका एन ग्रुप यहीं पे प्रेजेंट है, ठीक है। और आपका जो प्रोलिन का लेफ्ट साइड वो आपका ट्रांस कन्फर्मेशन शो करेगा। तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी कि तो 4 ऑप्शन दूंगी कि एक अमाइनो एसिड ट्राइपेप्टाइड है, ग्लाइसिन प्रोलिन ग्लाइसिन, या आपका लाइसिन आर्जिनिन एंड मिथ्योनिन, 3 में बोलूंगी लाइसिन और आपका फिनाइल अलानिन एंड लाइसिन। तो इनमें से सिस कन्फर्मेशन कौन सी पेप्टाइड शो करेगा, ट्राइपेप्टाइड। आंसर होना चाहिए ऑप्शन 1, क्योंकि यहाँ पे प्रोलिन प्रेजेंट है, तो प्रोलिन सिस कन्फर्मेशन यहीं पे शो करेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे ट्रांसपेप्टाइड सॉरी टेट्रापेप्टाइड ट्रांस एंड सिस पेप्टाइड, आई थिंक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। पेप्टाइड अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो टेट्रापेप्टाइड में 4 अमीनो एसिड प्रेजेंट रहेगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 अमीनो एसिड प्रेजेंट रहेगा, और उनका कन्फर्मेशन देखो यहाँ पे ट्रांस में क्या होता है, टेट्रापेप्टाइड जनरली जो अमीनो एसिड प्रेजेंट रहता है प्रोटीन में वो ट्रांस फॉर्म में रहता है, सारे अमीनो एसिड सिर्फ प्रोलिन को छोड़ के, वो उसका सिस भी रहेगा और ट्रांस भी रहता है, दोनों फॉर्म एग्जिस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, जो यहाँ पे टेट्रापेप्टाइड है वो इसका आर ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, और यहाँ पे शो करने के लिए एक ही साइड में दिया गया है, लेकिन वो डिफरेंट फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो ये टेट्रापेप्टाइड है। अगर मैं कैलकुलेशन आपको दूंगी कि कैलकुलेट मोलेकुलर वेट ऑफ सर्कुलर एंड लिनियर ओलिगोपेप्टाइड विथ 10 अलानिन, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करोगे आप ओलिगोपेप्टाइड को।
पेप्टाइड समझ में आ गया, डाइपेप्टाइड समझ में आया, टेट्रा एंड ट्राइपेप्टाइड समझ में आ गया। 3 अमीनो एसिड इन्वॉल्व है तो वो ट्राइपेप्टाइड, और 4 अमीनो एसिड इन्वॉल्व है तो वो टेट्रापेप्टाइड। अगर ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड प्रेजेंट रहते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग ओलिगोपेप्टाइड। तो मान लो एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, एक क्वेश्चन पूछा है कि एक अमीनो एसिड जो है वो 10 अमीनो एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 अमीनो एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस लीनियर एंड सर्कुलर दोनों के बारे में पूछा है। तो मैं पहले यहाँ पे लीनियर के बारे में, सर्कुलर नहीं, लीनियर के बारे में लिखी हूँ। तो लीनियर का क्या होगा, 10 अमीनो एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। तो एक 10 अलानिन प्रेजेंट है, यहाँ पे एलानिन के बारे में भी मेंशन नहीं आया है। तो इस पेप्टाइड का, ओलिगोपेप्टाइड का मोलेकुलर वेट कितना होगा, आप कैलकुलेट करो। मोलेकुलर वेट कैसे कैलकुलेट करोगे, ना यहाँ पे कितना अमीनो एसिड प्रेजेंट है, कितना एलानिन प्रेजेंट है, 10। एक एलेनिन का जो मोलेकुलर वेट होता है वो 89 होता है। तो 10 एलेनिन का मोलेकुलर वेट कितना होगा, 10 इंटू 89। और क्या है ना, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन की वजह से एक वाटर मोलिक्यूल का रिलीज हो रहा है। तो बताओ 10 एलेनिन के बीच कितना पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, 9 पेप्टाइड बॉन्ड, 9 बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो कितना वाटर मोलिक्यूल रिलीज होगा, कितना वाटर मोलिक्यूल यहाँ पर रिलीज होने वाला है, 10 एलेनिन से 10 एलेनिन से कितना वाटर मोलिक्यूल रिलीज होने वाला है, 9। एक तो 9 वाटर मोलिक्यूल है, और एक वाटर मोलिक्यूल का मोलिकुलर वेट कितना होता है, एक वाटर मोलिक्यूल का मोलिकुलर वेट कितना होता है, H का रहता है 2 एंड ऑक्सीजन का रहता है 16, मतलब 18। तो यहाँ पे 9 इंटू 18 करके आपको यहाँ पे माइनस करोगी तो आपको मिल जाएगा लीनियर एलेनिन ओलिगोपेप्टाइड का मोलिकुलर वेट। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आया है समझ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैम ये समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। 89 हो गया आपका एलेनिन, तो 10 89 प्रेजेंट, 10 एलेनिन प्रेजेंट है तो 89 इंटू 10 ये हो गया। और इसमें माइनस कितना होगा, कितना पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, 9 पेप्टाइड बॉन्ड। तो एक पेप्टाइड बॉन्ड में अगर एक वाटर रिलीज होता है तो 9 पेप्टाइड बॉन्ड से 9 इंटू 18, क्योंकि 18 है आपका वाटर का मोलिकुलर वेट। क्लियर। नेक्स्ट, तो एक पेप्टाइड बॉन्ड में, एक पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, एक प्लेन में प्रेजेंट रहता है, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड्स आर प्लानर, पेप्टाइड बॉन्ड आर प्लानर। तो प्लानर पेप्टाइड बॉन्ड में नंबर ऑफ एटम्स कितना प्रेजेंट रहता है, 6। कौन से एटम, अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का अल्फा कार्बन, मतलब अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन प्रेजेंट रहता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, नाइट्रोजन, सेकेंड अमीनो एसिड का नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है, और सेकेंड अमीनो एसिड का अल्फा कार्बन प्रेजेंट रहता है। तो ये 6 एटम प्रेजेंट रहता है सेम प्लेन में इन एन पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड का जो बॉन्ड एंगल होता है वो आइदर आपका 0 डिग्री रहेगा और आपका 180 डिग्री रहता है, तो इसे बोलते हैं ओमेगा। ठीक है। और आपका जो फाई एंड साई के बीच में बोल रही थी कि फाई एंड साई, फाई एंगल जो आपका अल्फा कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड रहता है उसे बोलते हैं फाई, एंड आपका अल्फा कार्बन एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच जो बॉन्ड रहता है उसे हम लोग बोलते हैं साई बॉन्ड। ठीक है, ओके। तो थोड़ा कैलकुलेशन देख लेंगे। कैलकुलेशन से पहले मैं आपको बस ये बता देना चाहती हूँ, ओके, ये सारे कंप्लीट हो गया आई थिंक, राइट। तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं अमीनो एसिड, सॉरी, प्रोटीन का स्ट्रक्चर। प्रोटीन का स्ट्रक्चर अगर आप डिटरमाइन करोगे तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, 4 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर का क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट रहता है, ओनली अमीनो एसिड सीक्वेंस। अमीनो एसिड सीक्वेंस एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होकर प्रोड्यूस करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और उनका बॉन्डिंग रहता है कोवैलेंट बॉन्ड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या रहता है, कुछ सीट फॉर्मेशन होता है, वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा और पेप्टाइड बॉन्ड रहता है। देन टर्शियरी स्ट्रक्चर में एक अमीनो एक पेप्टाइड सेकेंडरी प्रोटीन चेन और पॉलीपेप्टाइड चेन अगर बहुत सारे बॉन्ड के थ्रू फोल्डेड फॉर्म में रहता है तो उसे हम लोग बोलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर, और वो बॉन्डिंग क्या रहता है, सारे के सारे हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस। देन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जब बहुत सारे टर्शियरी स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ अटैच्ड होके और एक प्रॉपर वे में फोल्ड होके प्रोड्यूस करते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जिसमें
नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन रहता है, और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन एंड आपका जो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन टॉर्सियर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में जो प्रेजेंट रहता है, इसके साथ साथ इसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट रहता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या क्या होता है, एक तो हो गया आपका पेप्टाइड बॉन्ड और एक होता है आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड सिस्टीन सिस्टीन मॉलिक्यूल के बीच रहता है, तो ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक, तो फर्स्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड का प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होगा, सॉरी प्रोटीन का अमीनो सॉरी प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होगा, अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच्ड होके पेप्टाइड बॉन्ड, या आपका बहुत सारे अमीनो एसिड ऐसे मिलके फॉर्मेशन करते हैं। ये बहुत गंदा दिख रहा है, हाँ, बहुत सारे अमीनो एसिड मतलब n नंबर ऑफ अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच्ड होके फॉर्मेशन करते हैं प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होते हैं। तो ऐसे करके n नंबर ऑफ अमीनो एसिड, तो फर्स्ट अमीनो एसिड का कौन से ग्रुप फ्री रहता है, n ग्रुप फ्री रहता है, और लास्ट अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है, इसलिए इसका C एंड है और ये आपका N एंड है, मतलब N टर्मिनल एंड है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द लिनियर चेन ऑफ लिंक्ड अमीनो एसिड विद पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो इस पेप्टाइड बॉन्ड में सर इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में अगर आपको अमीनो एसिड को सेपरेट करना है, इसका अमीनो एसिड एक एक अमीनो एसिड को अगर आपको सेपरेट करोगे तो इससे आपको पता चलेगा कि प्रोटीन का सीक्वेंस क्या है। तो जनरली आप क्या करोगे, प्रोटीन का सीक्वेंस डिटरमाइन करोगे। क्या डिटरमाइन करोगे, प्रोटीन सीक्वेंस। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर से हमें क्या पता चलता है, एक प्रोटीन का सीक्वेंस हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। तो प्रोटीन का सीक्वेंस डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, इस एमिनो एसिड का जो ये लॉन्ग चेन है प्रोटीन है, इसे हम लोग बहुत वे के थ्रू, डिफरेंट टाइप ऑफ वे के थ्रू हम लोग इसे सिक्वेंसाइज कर सकते हैं। फर्स्ट हो गया आपका एसिड हाइड्रोलाइसिस। अमीनो एसिड का ये जो स्ट्रक्चर है, प्रोटीन का जो ये स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड लिंक्ड स्ट्रक्चर, तो इसमें कौन सी बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करना इजी नहीं है क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये बहुत ही डिफिकल्ट है बॉन्ड मतलब ब्रेक करने के लिए। अगर इतना इजी होता तो मैं अपना बाल सैलून में ना दे के मैं अपना घर में उसको उबाल के पानी पी जाती, वही अमीनो एसिड मेरी बॉडी में प्रोटीन फॉर्मेशन कर लेता है ना। लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट है पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करना और रिफॉर्म करना। इसकी वजह से इसे हम लोग कैसे पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, अमीनो एसिड को सेपरेट करने के लिए, प्रोटीन का सीक्वेंस जानने के लिए एसिड हाइड्रोलाइसिस करते हैं। एसिड हाइड्रोलाइसिस बच्चों, जो कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू हम लोग अमीनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड सिंथेसिस करते हैं, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, है ना, कंडेंसेशन प्रोसेस में, जिसमें एक वाटर रिलीज होता है। अगर मैं यहाँ पे एक वाटर ऐड कर दूंगी तो इस वाटर की वजह से क्या होगा, मतलब सिर्फ सिंपली ऐड करने से नहीं होता है, थ्रू डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू सिंपली वो ऐड करने से वो ब्रेक नहीं करेगा। तो वाटर हाइड्रोलाइसिस अगर मैं करूंगी तो हाइड्रोलाइसिस की वजह से क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड का ब्रेक होता है। हाइड्रोलाइसिस इज द मतलब एक प्रोसेस हो गया पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करना। ठीक है, तो वो हाइड्रोलाइसिस किससे कैसे आप कर सकते हो, एसिड हाइड्रोलाइसिस के थ्रू, जिसमें आपको लेना पड़ेगा 6 मोलर HCl एसिड, और जिसे आपको 24 आवर तक उस HCl में अमीनो एसिड या प्रोटीन का जो सीक्वेंस है उसे, मतलब प्रोटीन जो है जिसका प्राइमरी स्ट्रक्चर से प्रेजेंट है अभी, उसे आपको उसमें डिप करना पड़ेगा फॉर 24 आवर एंड 110 डिग्री में आपको हीट करवाना पड़ेगा, तो भी आपका एसिड हाइड्रोलाइसिस होके अमीनो एसिड फ्री हो जाएगा। ठीक है, फ्री अमीनो एसिड आपको मिलेगा एसिड हाइड्रोलाइसिस के थ्रू। और एसिड हाइड्रोलाइसिस में क्या यूज होता है, 6 मोलर HCl फॉर 24 आवर्स इन हीट 110 डिग्री सेंटीग्रेड। देन आप बेसिक हाइड्रोलाइसिस भी कर सकते हो 4 मोलर NaOH में फॉर 8 आवर्स एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिक्वेंसिंग मेथड है। देन आप कैसे, तो ये जो सीक्वेंस आप जो ऐसे सीक्वेंसाइज किए एसिड हाइड्रोलाइसिस एंड बेसिस हाइड्रोलाइसिस की वजह से फ्री अमीनो एसिड प्रिपरेशन हो गया, मतलब फ्री अमीनो एसिड आपका सॉल्यूशन में आ गया है, जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्सिलेट। तो उसमें फ्री अमीनो एसिड प्रेजेंट है। ये सारे अमीनो एसिड तो डिफरेंट अमीनो एसिड है, तो इस अमीनो एसिड को आप कैसे सेपरेट करोगे,
इस अमीनो एसिड एक आपको ट्यूब में मिल गया, बहुत सारे अमीनो एसिड, इसमें ग्लाइसिन भी है, लाइसिन है, बहुत सारे अमीनो एसिड, डिफरेंट अमीनो एसिड है। तो इसे आप कैसे सेपरेट करोगे? थ्रू डिफरेंट प्रोसेस। एक होता है आपका आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, उनका ये सारे अमीनो एसिड का आयन के अकॉर्डिंगली उसे आप सेपरेट कर सकते हो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में, और आपका रिवर्स फेज HPLC के थ्रू। ठीक है, रिवर्स फेज HPLC and ion exchange chromatography are used for the separation of a mixture of amino acid। ठीक है, मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड को सेपरेट करने के लिए हम लोग यही दो टेक्निक यूज करते हैं। देन आपका अमीनो एसिड को अगर आप डाइजेस्ट करोगे, एंजाइमेटिक डाइजेशन, प्राइमरी स्ट्रक्चर हम लोग अभी डिटरमाइन कर रहे हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर को सिक्वेंसाइज कर रहे हैं। तो कैसे सिक्वेंसाइज करोगे ना, ये जो अमीनो एसिड है एक अमीनो एसिड चेन है। ठीक है, एक प्रोटीन में बहुत सारे अमीनो एसिड रहता है, तो एक चेन के थ्रू मतलब प्रेजेंट है। अभी इसका एन एंड है और इसका सी एंड है। तो आप इसे पहले तो आप हाइड्रोलाइसिस करवाए, हाइड्रोलाइसिस के थ्रू अमीनो एसिड आपका सेपरेट हो गया। अभी आप क्या करोगे? हाइड्रोलाइसिस ना करके आपको आपका एंजाइम के थ्रू उसको डिग्रेड करना है, एंजाइम के थ्रू अमीनो एसिड को सेपरेट करना है। कौन सी एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं? एक हो गया आपका एक्सोपेप्टिडेज और एक हो गया आपका एंडोपेप्टिडेज। एक्सोपेप्टिडेज का क्या काम है? एक्सो मीन्स आउट, मतलब एक्सोपेप्टिडेज और एंडोपेप्टिडेज। पेप्टिडेज का मीनिंग क्या है? जो पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा, उसी एंजाइम को बोलते हैं पेप्टिडेज। ठीक है, एक्सोपेप्टिडेज मीन्स वही ये पेप्टिडेज ओनली आपका आउटर अमीनो एसिड को या एंड में जो अमीनो एसिड प्रेजेंट है उसी को ही सेपरेट करते हैं। एक्सो मीन्स वो सिर्फ एंड में काम करेगा, इसका काम सिर्फ एंड में ही है। तो एन एंड और सी एंड में काम करते हैं, मतलब एन टर्मिनल एंड या सी टर्मिनल एंड में काम करेंगे। तो एक्सोपेप्टिडेज कुछ एग्जांपल है आपका अमीनो पेप्टिडेज। अमीनो पेप्टिडेज क्या है ना, वही जो एंजाइम जो पेप्टिडेज अमीनो एसिड को सिर्फ एन एंड से रिलीज कर रहा है, रिमूव एन एंड अमीनो एसिड वन बाय वन, उसे बोलते हैं अमीनो पेप्टिडेज। कार्बोक्सीपेप्टिडेज क्या है? उसका ऑपोजिट, मतलब जो पेप्टिडेज कार्बोक्सिलिक एंड से अमीनो एसिड को वन बाय वन रिलीज कर रहा है, तो उसे हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सीपेप्टिडेज। तो कुछ कार्बोक्सीपेप्टिडेज का एग्जांपल है CPA, कार्बोक्सीपेप्टिडेज 1। ये क्या करता है? ये अमीनो एसिड को रिमूव करता है फ्रॉम सी एंड, सी कार्बोक्सिलिक एंड से रिमूव करेगा अमीनो एसिड्स, लेकिन कुछ अमीनो एसिड को छोड़ के। जैसे कि लाइसिन अगर यहाँ पे प्रेजेंट है, एंड में अगर लाइसिन प्रेजेंट है, लाइसिन मतलब के, लाइसिन अगर प्रेजेंट है और आपका आर्जिनिन प्रेजेंट है और आपका प्रोलिन प्रेजेंट है, अगर ये तीनों अमीनो एसिड में से कोई अगर अमीनो एसिड कार्बोक्सिलिक एंड में प्रेजेंट है तो इसे ये सेपरेट नहीं कर सकता है कार्बोक्सिलिक पेप्टिडेज ए। क्लियर? नेक्स्ट आपका कार्बोक्सीपेप्टिडेज बी। ये एंजाइम का क्या काम है? ये भी अमीनो एसिड को रिमूव करता है फ्रॉम सी टर्मिनल एंड, लेकिन ओनली लाइसिन एंड आर्जिनिन को। ठीक है, तो उनमें से जो लाइसिन एंड आर्जिनिन अगर इसी एंड में प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एंड में प्रेजेंट है, तो उससे कौन सी पेप्टिडेज रिमूव करेगा? आपका कार्बोक्सीपेप्टिडेज बी। देन कार्बोक्सीपेप्टिडेज सी का क्या काम है? कट्स ऑन सी टर्मिनस ऑफ एनी अमीनो एसिड। तो कार्बोक्सीपेप्टिडेज सी अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो वो कोई भी अमीनो एसिड जो कि कार्बोक्सिलिक एंड में प्रेजेंट है तो सबको कट करता हुआ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका एंडोपेप्टिडेज। एक्सोपेप्टिडेज था, ये पेप्टिडेज आपका ओनली एंड में रिमूव कर रहा था अमीनो एसिड। एंडोपेप्टिडेज का क्या काम है? ये जो बीच वाला पेप्टाइड बॉन्ड है, बीच वाला पेप्टाइड बॉन्ड को, यहाँ पे जो बीच वाला पेप्टाइड बॉन्ड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड को कौन ब्रेक करेगा? एंडोपेप्टिडेज। तो कुछ एंडोपेप्टिडेज का एग्जांपल है, जैसे कि ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्लीव आफ्टर लाइसिन एंड आर्जिनिन। अगर यहाँ पे अमीनो एसिड है, ठीक है, अमीनो एसिड में अगर लाइसिन है तो लाइसिन के बाद जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है उससे वो क्लीव करता है कौन? ट्रिप्सिन। लेकिन लाइसिन एंड आर्जिनिन अगर प्रोलिन के पहले है, मान लो यहाँ पे लाइसिन है, लाइसिन और इसके बाद प्रोलिन है, तो जो एंडोपेप्टिडेज ट्रिप्सिन है वो इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर लाइसिन आर्जिनिन के बाद कोई अदर अमीनो एसिड प्रेजेंट है तो इजीली कट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट काइमोट्रिप्सिन क्लीव आफ्टर एरोमेटिक अमीनो एसिड, जो आपका WFY हो गया, बट नॉट बिफोर प्रोलिन। वैसे ही अगर एरोमेटिक अमीनो एसिड के बाद प्रोलिन प्रेजेंट है तो उस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएगा। देन सियानोसिन ब्रोमाइड,
इट क्लीव आफ्टर मिथ्योनिन, वो सिर्फ मिथ्योनिन के बाद ही क्लीव करता है। देन कास्पेस एस्पार्टेट के बाद क्लीव करेगा। एंड हाइड्रोक्सिलामिनिन, हाइड्रोक्सिलामिन जो एंजाइम होता है वो सिर्फ क्लीव करेगा एस्पारेजिन एंड ग्लाइसिन सीक्वेंस को, और अदर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, और एस्पारेजिन ग्लाइसिन सीक्वेंस को क्लीव करेगा। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे है लाइसिन, आर्जिनिन और आपका मिथ्योनिन, सॉरी लाइसिन, अलानिन, मिथ्योनिन, आर्जिनिन, प्रोलिन, सिस्टीन, मिथ्योनिन, लाइसिन, ग्लाइसिन और आपका आर्जिनिन है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि ऑन कंप्लीट डाइजेशन विथ ट्रिप्सिन, अगर इसमें मैं ट्रिप्सिन कोट करूंगी तो कैसे डाइजेशन होगा। ट्रिप्सिन ऐड करने से यहाँ पे क्या होगा, ये एन एंड है और ये सी एंड है। ट्रिप्सिन ऐड करने से यहाँ पे नंबर ऑफ क्लीवेज साइट कितना है पूछा है, और नंबर ऑफ फ्रैगमेंट प्रोड्यूस कितना होगा वो पूछा है। तो अगर ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन का क्या काम था, वो लाइसिन मतलब के और आर के बाद वो क्लीव करेगा, लेकिन उसके बाद अगर प्रोलिन नहीं है तो भी वो क्लीव कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे आपका लाइसिन प्रेजेंट है, आर्जिनिन प्रेजेंट है, लाइसिन प्रेजेंट है और आर्जिनिन प्रेजेंट है, दिख रहा है। तो पहले तो ट्रिप्सिन एक एंडोपेप्टिडेज है, तो वो सिर्फ बीच वाला पेप्टाइड बॉन्ड को ही ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे एन टर्मिनल में जो लाइसिन है इसमें वो ब्रेक नहीं कर सकता है क्योंकि वो एंड में प्रेजेंट है। तो लास्ट में यहाँ पे आर्जिनिन भी है, यहाँ पे भी कट नहीं हो पाएगा क्योंकि वो एंड में प्रेजेंट है, और ये एंडोपेप्टाइड है, एंडोपेप्टिडेज है, तो सिर्फ वो बीच वाला पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा। और बाकी यहाँ पे जो आर्जिनिन प्रेजेंट है, आर्जिनिन के बाद यहाँ पे प्रोलिन है, तो भी कट नहीं हो पाएगा। तो कहाँ पे कट होगा, ओनली इस रीजन में कट करेगा वो। तो नंबर ऑफ क्लीवेज साइट इज 1 एंड नंबर ऑफ फ्रैगमेंट प्रोड्यूस, तो यहाँ से यहाँ तक एक फ्रैगमेंट प्रोड्यूस होगा और यहाँ से यहाँ तक फ्रैगमेंट 2, नंबर ऑफ फ्रैगमेंट प्रोड्यूस इन 2 फ्रैगमेंट प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलानिन, वैलिन एंड आपका फिनाइल एलानिन, आर्जिनिन, सिस्टीन, ट्रिप्टोफैन, एलानिन, लाइसिन एंड ग्लाइसिन एंड आर्जिनिन है। यहाँ पे एन सी एंड है और ये आपका एन एंड है। स्टार्टिंग वाला एन एंड होता है, एंड में सी एंड होता है। ठीक है, डाइजेशन विद ट्रिप्सिन, फर्स्ट हो गया डाइजेशन विद ट्रिप्सिन, देन काइमोट्रिप्सिन, देन सीपीए। ओके, डाइजेशन विद ट्रिप्सिन में तो इसमें टोटल फ्रैगमेंट कितना प्रोड्यूस होगा यही क्वेश्चन पूछा है। तो ट्रिप्सिन किसे कट करता है, आर्जिनिन को कट करता है और आपका लाइसिन को कट करता है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो यहाँ पे जो आर्जिनिन है इसके ये आपका एंडो मतलब बीच में प्रेजेंट है और इसके बाद प्रोलिन नहीं है, तो यहाँ पे एक कट होगा इजीली। फिर उसके बाद यहाँ पे एक लाइसिन है, तो यहाँ पे भी इजीली कट होगा क्योंकि बाद में प्रोलिन नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो आर्जिनिन प्रेजेंट है ये एंड में प्रेजेंट है, तो ट्रिप्सिन एक एंडोपेप्टिडेज है, वो बीच वाला पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो ये लास्ट में, तो यहाँ पे कुछ कट नहीं होने वाला है क्योंकि सी एंड में है, एकदम सी एंड में प्रेजेंट है। देन काइमोट्रिप्सिन का काम क्या है, वो एरोमेटिक अमाइनो एसिड को कट करेगा। यहाँ पे एक फिनाइलएलानिन एरोमेटिक अमाइनो एसिड है और यहाँ पे ट्रिप्टोफैन एक एरोमेटिक अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। तो ये कहाँ पे कट होगा, यहाँ पे कट होगा और यहाँ पे कट होगा। देन कार्बोक्सीपेप्टिडेज ए का क्या फंक्शन था, लाइसिन एंड आर्जिनिन प्रोलिन को छोड़ के, लाइसिन आर्जिनिन एंड प्रोलिन को छोड़ के सारे अमाइनो एसिड जो कि एंड में प्रेजेंट है उसे वो कट कर सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे एंड में जो सी एंड में आपका आर्जिनिन प्रेजेंट है, तो ये तो इसके बाद कट नहीं हो पाएगा। और कहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कार्बोक्सीपेप्टिडेज ए का कुछ काम नहीं है। तो नंबर ऑफ फ्रैगमेंट कितना हो गया, 1 2 3 4 एंड 5। तो नंबर ऑफ फ्रैगमेंट हो गया आपका 5। आई थिंक गाइस आपका ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ऑल द वेरी बेस्ट। तो पहले बायोलॉजी फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करो और अपना फ्रेंड्स जूनियर सीनियर जो भी है उनको शेयर करो, कमेंट एंड लाइक शेयर। अगर आपको इसमें किसी भी पॉइंट में समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे डायरेक्टली यहाँ पे कमेंट करो बायोलॉजी फ्रेंड्स में, तो मैं आपको रिप्लाई दूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।